सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो विशाल पहाड़ों को बीच से चीर कर अपना रास्ता बनाती है, या फिर मतलब एक ऐसी नदी जो 500 किलोमीटर बहने के बाद अचानक जमीन में ही गायब हो जाती है। हाँ, और वो कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। या फिर जैसे कोई ऐसी नदी जो अपने साथ इतना मलबा ले आए कि खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर दे। बिल्कुल, मतलब भयंकर तबाही मचा दे। नदियां किसी भी देश के रक्त संचार तंत्र यानी एक तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होती हैं। कुछ बहुत ही शांत और जीवनदायिनी होती हैं, तो कुछ इतनी बागी होती हैं कि पूरा भूगोल ही बदल देती हैं। एकदम सही तुलना है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की कुछ ऐसी ही प्रमुख और बहुत ही विशिष्ट नदियों के पीछे के विज्ञान, उनके इतिहास और पारिस्थितिकी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, बल्कि हमें यह समझना है कि एक नदी ब्रज घाटी में क्यों बहती है, या किसी नदी को जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है। जी हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब परीक्षाओं में सीधे सवाल नहीं आते। हाँ, मतलब अब उन्हें रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, अब सवाल नदियों के व्यवहार पर होते हैं। हमारा उद्देश्य उस भौगोलिक क्यों और कैसे को समझना है, क्योंकि ये नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं है, मतलब ये पहाड़ों की प्राकृतिक आरी हैं, सदियों पुराने व्यापारिक मार्ग है और कई बार औद्योगिकरण की शिकार भी हैं। तो चलिए इन भौगोलिक रहस्यों को अनपैक करते हैं। शुरुआत उन विशाल हिमालयी नदियों से करते हैं जो भारत के बाहर से आती हैं। शुरुआत में सबसे पहला नाम है सतलुज नदी का। हाँ, सतलज बहुत ही खास है। मतलब इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास जो राकसताल है, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, वहां से होता है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई शिप्कीला के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। जी, ये इसका बेसिक मार्ग है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्रोत कहता है कि सतलज हिमालय की विशाल श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज या कहें महाखड्ड बनाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक नदी इतने विशाल पहाड़ को कैसे काट सकती है। मतलब पहाड़ तो नदी से ज्यादा मजबूत होता है ना। अच्छा, यही तो भूगोल का सबसे दिलचस्प पहलू छिपा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर एक शब्द आता है, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसेडेंट रिवर। सतलज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी मतलब जो पहले से हो। एकदम सटीक। जब हम कहते हैं कि ये पहाड़ को काटती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ पहले से खड़ा था और नदी ने आकर उसे तोड़ दिया, बल्कि सच्चाई ये है कि सतलज नदी हिमालय के बनने से भी पहले से वहां बह रही है। अरे एक मिनट, नदी पहाड़ से पुरानी है, ये कैसे संभव है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। करोड़ों साल पहले जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई, तो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। वो पहाड़ बहुत धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठ रहा था। अच्छा, और नदी वही थी। बिल्कुल, उस समय सतलज अपने रास्ते पर बह रही थी। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठी, नदी के पानी के तेज बहाव ने उसे उसी दर से काटना शुरू कर दिया। मतलब नदी अपनी जगह पर बनी रही और उसके दोनों तरफ के पहाड़ ऊंचे होते गए। क्या बात है! मतलब नदी ने पहाड़ को उठने तो दिया, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलने दिया। जी हाँ, लाखों सालों की इस प्रक्रिया ने एक बहुत गहरी खाई यानी गॉर्ज का रूप ले लिया। शिप्कीला दर्रे के पास जो गॉर्ज है, वो इसी लगातार कटान का नतीजा है। ये वाकई हैरान करने वाला कंसेप्ट है। एक प्राकृतिक आरी जो कभी रुकी ही नहीं। अच्छा, अब इसी हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली एक और नदी की बात करते हैं, जो अपना रास्ता बदलने के लिए ही कुख्यात है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में 3 मुख्य धाराओं सुनकोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से बनती है। वैसे कुल 7 धाराएं हैं और 720 किलोमीटर का सफर तय करके ये बिहार के कुर्सेला, जो कटिहार के पास है, वहां गंगा में मिल जाती है। हाँ, इसका मार्ग बहुत ही अस्थिर है। इसे देखकर मुझे हाईवे पर चलने वाले एक ऐसे बेचैन यात्री की याद आती है, मतलब जिसे एक लेन में चलना बर्दाश्त ही नहीं है। वो बार बार लेन बदलता है और एक्सीडेंट करवाता है। बहुत ही सही एनालॉजी है। तो मैं ये सोच रहा था
कि क्या कोसी का ये मार्ग बदलना सिर्फ उसका प्राकृतिक स्वभाव है या ऊंचाई से आने वाली इन 7 तेज धाराओं का कोई विज्ञान है जो इसे इतना विनाशकारी बनाता है। देखिए, कोसी का ये व्यवहार पूरी तरह से ढलान और भौतिकी के नियमों पर आधारित है। जब ये 7 धाराएं हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई और खड़ी ढलान से नीचे उतरती हैं, तो पानी की गति बहुत प्रचंड होती है। जाहिर है, ऊपर से आ रही है तो स्पीड होगी। हाँ, और गति तेज होने के कारण ये अपने 7 पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी यानी सिल्ट बहा कर लाती है। लेकिन जैसे ही कोसी नेपाल के पहाड़ों को छोड़कर बिहार के समतल मैदानों में प्रवेश करती है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ढलान अचानक खत्म हो जाती है और ढलान खत्म होने से पानी की गति कम हो जाती होगी। एकदम सही। और जैसे ही पानी की गति कम होती है, उसके अंदर उस भारी गाद को बहाकर ले जाने की ताकत नहीं बचती। वो सारा सिल्ट नदी के तल में वहीं जमा होने लगता है। अच्छा, मतलब वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो जमाव इतना बढ़ जाता है कि नदी का अपना ही रास्ता रुक जाता है। अब पानी तो पीछे से आ ही रहा है, उसे कहीं तो जाना है, तो पानी उस गाद के ढेर को छोड़कर अगल बगल के नए रास्तों से बहने लगता है, जिसे हम मार्ग बदलना या विसर्पण कहते हैं। जी, और चूंकि यह मैदानों में होता है जहां घनी आबादी है, इसलिए यह अचानक आई बाढ़ बहुत विनाशकारी साबित होती है। मतलब कोसी नदी का खुद का पानी और उसकी लाई हुई गाद ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। खैर, हिमालय क्षेत्र से ही एक और महत्वपूर्ण नदी का जिक्र स्रोत में है, सोन नदी। हाँ, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बिल्कुल, ये अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये प्रायद्वीप के ढलान को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन तो अब प्राकृतिक बाढ़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पठारों की ओर चलते हैं, जहां प्रकृति का नहीं बल्कि इंसान का किया हुआ विनाश दिखता है। बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी का अध्ययन पर्यावरण और आर्थिक भूगोल दोनों के लिए बहुत अहम है, खास तौर पर यूपीएससी के छात्रों के लिए। हाँ, स्रोत के अनुसार इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार की खमारपाट पहाड़ी से होता है। 541 किलोमीटर लंबी ये नदी बराकर, जमुनिया और बारकी जैसी सहायक नदियों के साथ बहती है और अंत में ये रूपनारायण नदी का पानी समेटते हुए कोलकाता से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी में मिल जाती है। राइट। लेकिन यहां एक तकनीकी शब्द आया है कि ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इससे पहले कि हम इसके विनाश की बात करें, क्या हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एक सामान्य घाटी और भ्रंश घाटी में क्या अंतर होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। सामान्य घाटियां, जैसे कि अभी हमने सतलुज या कोसी के मामले में देखा, वो नदी के पानी द्वारा पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं। उन्हें वी आकार की घाटियां कहते हैं। हाँ, वो नदी खुद बनाती है। बिल्कुल, लेकिन भ्रंश घाटी नदी नहीं बनाती। ये टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनती है। जब जमीन के 2 समानांतर हिस्से अपनी जगह पर रहते हैं और उनके बीच का हिस्सा धंस जाता है, एक दरार या खंदक की तरह, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भी इसी तरह की रिफ्ट वैली में बहती हैं। अच्छा, तो दामोदर नदी भी ऐसी ही एक प्राकृतिक रूप से बनी दरार से होकर गुजरती है? जी हाँ, ये दरार ही इस नदी का रास्ता तय करती है। समझ गए? और ऐतिहासिक रूप से ये नदी बहुत समृद्ध रही है। 1881 में इसी दामोदर नदी से ईडन नहर निकाली गई थी, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी थी। लेकिन यही एक भयंकर विरोधाभास देखने को मिलता है। आप बंगाल का शोक और उस जैविक मरुस्थल की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। जिस नदी ने कभी पूरे क्षेत्र को पोषित किया, उसे न सिर्फ बंगाल का शोक कहा गया, बल्कि आज के समय में गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच का 300 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से एक जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट बन चुका है। मैं यहां रुककर इस पर जोर देना चाहूंगा। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। मतलब मरुस्थल सुनते ही हमारे दिमाग में रेत, सूखा और पानी की कमी आती है। पानी से लबालब भरी हुई एक बहती नदी मरुस्थल कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें पर्यावरण भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझना होगा। जैविक मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वहां पानी नहीं है। इसका मतलब है कि उस पानी में अब जीवन नहीं है। जीवन नहीं है मतलब प्रदूषण की वजह से? जी,
छोटा नागपुर पठार और दुर्गापुर का क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला और औद्योगिक हब है। दशकों तक इन कारखानों का बिना उपचार किया हुआ कचरा, जहरीले रसायन और कोयले की राख सीधे दामोदर नदी में डंप की गई। एक मिनट, तो क्या उस कचरे ने नदी के जीवों को सीधा जहर देकर मार दिया? कुछ हद तक जहर ने असर किया, लेकिन मुख्य कारण कुछ और है। जब बहुत अधिक जैविक और रासायनिक कचरा पानी में जाता है, तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उस कचरे को सड़ाने या विघटित करने का काम करते हैं। अच्छा, तो वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते होंगे? बिल्कुल। इस प्रक्रिया में वे बैक्टीरिया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का तेजी से इस्तेमाल करते हैं। इसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना कहते हैं। जब कचरा इतना ज्यादा हो जाए कि बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन सोख लें, तो पानी में मछलियों और जलीय पौधों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बचती ही नहीं है। अरे बाप रे! हाँ, बिना ऑक्सीजन के वे सब दम घुटने से मर जाते हैं। पानी तो बह रहा है, लेकिन वो एक मुर्दा पानी है, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये वाकई में विकास की एक बहुत ही खौफनाक कीमत है जो इस नदी ने चुकाई है। एक पूरी की पूरी इकोलॉजी हमने ऑक्सीजन की कमी से खत्म कर दी, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम टॉपिक है। बिल्कुल। चलिए, पूर्वी पठारों के इस दुखद सच से निकलकर अब हम सीधे सुदूर उत्तर की ओर मुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के उन दुर्गम पहाड़ों की ओर, जहां नदियां सिर्फ घाटियां नहीं बनाती, बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास और व्यापार को भी दिशा देती थी। हाँ, उत्तर भारत का ड्रेनेज जाल बहुत ही जटिल और रोचक है। शुरुआत करते हैं झेलम नदी से। ये हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बेरीनाग झील से निकलती है। उत्तर पश्चिम में बहते हुए ये वुलर झील में मिलती है, और श्रीनगर शहर इसी के किनारे बसा है। पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब में मिल जाती है। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। राइट। और झेलम के साथ चिनाब नदी का जिक्र भी स्रोत में है। चिनाब का उद्गम बहुत खास है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी चंद्रा ताल के पास से निकलती है, और भागा नदी बारा लाचाला दर्रे के पास से। ये दोनों नदियां तंडी के पास आपस में मिलती हैं, मतलब संगम होता है। हाँ, इसी संगम के बाद ये चंद्रभागा कहलाती है, जिसे हम आगे चलकर चिनाब के नाम से जानते हैं। नदियों के ये मूल नाम और उनके संगम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। लेकिन इन सब में एक नदी ऐसी है, इसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है, श्योक नदी। काराकोरम क्षेत्र में बहने वाली इस नदी को मृत्यु की नदी यानी रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। जी, ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकांड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी के मार्ग से होता था। यहां मैं थोड़ा उलझ गया हूं। मतलब, अगर श्योक मृत्यु की नदी है, तो कोई व्यापारी अपना कीमती सामान और अपनी जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक रास्ते को क्यों चुनेगा? ये सवाल उठना लाजमी है। क्या ये जैसे सिल्क रोड के किसी बहुत ही खूंखार जलमार्ग जैसा है? उस जमाने में लोग कोई सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं चुन लेते थे? इसका जवाब काराकोरम की उस बेहद कठोर टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति में छिपा है। उस जमाने में सुरक्षित रास्ता नाम की कोई चीज वहां थी ही नहीं। पहाड़ इतने ऊंचे और दुर्गम है कि इंसान उन्हें फांदकर सीधा रास्ता नहीं बना सकता था। अच्छा, तो नदियां ही वो रास्ता बनाती थी? बिल्कुल, नदियां ही वो एकमात्र प्राकृतिक इंजीनियर थीं जिन्होंने लाखों सालों में पहाड़ों को काटकर घाटियां बनाई थीं। व्यापारियों के लिए एक पहाड़ की सीधी चढ़ाई करने से लाख गुना बेहतर था नदी के किनारे किनारे उस घाटी में चलना, भले ही वो मृत्यु की में भी ही चढ़ना हो। लेकिन इसे मृत्यु की नदी कहते क्यों है? मतलब, क्या इसमें बहुत बाढ़ आती है या कुछ और कारण? इसमें दोनों तरह के खतरे हैं। गर्मियों में जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो इसमें अचानक और भयंकर फ्लैश फ्लड आती है, जो रास्ते में आने वाली किसी भी कारवां को पल भर में बहा ले जाने की ताकत रखती है। और सर्दियों में ये नदी जम जाती है। प्राचीन व्यापारी जमे हुए पानी यानी बर्फ की चादर के ऊपर से गुजरते थे, जिसे पार करना जानलेवा होता था। बर्फ कब टूट जाए और इंसान बर्फीले पानी में समा जाए, कोई नहीं जानता था। इसीलिए ये व्यापार का सबसे खतरनाक लेकिन इकलौता विकल्प था। ये एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया है। नदियां सिर्फ पानी नहीं दे रही थी, वो भूगोल में आवाजाही के रास्ते भी उकेर रही थी। जी, और इसी इलाके की एक और शानदार नदी है ज़ांस्कर नदी। यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से निकलती है।
स्रोत में लिखा है कि 150 किलोमीटर लंबी ये नदी जांस्कर श्रेणी की कठोर चट्टानों में गहरे गॉर्ज बनाती है और अंततः नेमू के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। और पहाड़ों को चीरने वाली एक और नदी है स्पीति नदी। ये कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम लाटोकपो और दो धाराओं कब्जिमा और पिंगलुंग के संगम से निकलती है और लगभग 60 मील बहने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। ये सभी नदियां दिखाती हैं कि हिमालय का ड्रेनेज पैटर्न कितना जटिल है और कैसे ये नदियां एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल तंत्र बनाती है। बिल्कुल। तो अब इन बर्फीले और पथरीले पहाड़ों से बाहर निकलते हैं और चर्चा को उस तरफ मोड़ते हैं जहां नदियां अपना रास्ता ही पूरा नहीं कर पाती। बात करते हैं पश्चिमी और दक्षिणी भारत की नदियों की। और यहाँ सबसे दिलचस्प कहानी है लूनी नदी की, लेकिन फिर कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ये कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। जी, ये जमीन में ही समा जाती है। ये मुझे किसी अधूरी कहानी की तरह लगती है, या फिर उस थके हुए धावक की तरह जो मैराथन में फिनिश लाइन यानी समुद्र तक पहुंचने से ठीक पहले ही थक कर एक दलदल में गिर जाता है। बहुत ही रोचक एनालॉजी है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक नदी जो 500 किलोमीटर तक बहने की ताकत रखती है, वो अचानक गायब कैसे हो सकती है? इसे भूगोल में अंतःस्थलीय अपवाह या इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। आपके थके हुए धावक वाले उदाहरण को ही लेते हैं। मान लीजिए वो धावक जिस ट्रैक पर दौड़ रहा है वो अचानक से स्पंज का बन जाए। अच्छा, स्पंज का? हाँ, कच्छ का रण कुछ ऐसा ही है। लूनी जिस क्षेत्र से होकर बहती है वो राजस्थान और गुजरात का बेहद शुष्क और गर्म इलाका है। वहां गर्मी के कारण वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बहुत तेज होता है, जिससे नदी का पानी कम होने लगता है। लेकिन वाष्पीकरण तो और भी कई नदियों का होता है ना? तो सिर्फ लूनी ही क्यों गायब होती है? क्या कच्छ के रण की मिट्टी में कुछ खास है? बिल्कुल, कच्छ का रण कोई सामान्य मैदान नहीं है। वो एक विशाल सॉल्ट पैन और रेतीला दलदल है। वहां की मिट्टी बहुत अधिक छिद्रपूर्ण यानी पोरस है। जब नदी का बचा खुचा पानी इस रेतीले इलाके में पहुंचता है तो सतह उसे स्पंज की तरह सोख लेती है। मतलब पानी में आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बचती। जी, पानी के बहाव में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो इस भाली सोखने वाली परत को पार करके समुद्र तक पहुंच सके। इसीलिए वो समुद्र से गले मिलने से पहले ही जमीन के अंदर विलुप्त हो जाती है। प्रकृति के भी क्या अजीब खेल है। खैर, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में कुछ और नदियां भी हैं जो अपना सफर अलग अलग तरीकों से पूरा करती हैं, जैसे माही नदी। हाँ, माही का माही बखी बहुत खास है। ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खांडू के पास प्रवेश करती है। नरवाली तक बहने के बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर घूम जाती है और गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह दक्षिण भारत में हगरी नदी है, जिसे वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। स्रोत में हगरी का वेदावती नाम पड़ने के पीछे भी एक दिलचस्प संगम बताया गया है। हाँ, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली वेदा और अवधि नदियां जब पूरा नामक स्थान के पास मिलती है तब इन दोनों के नाम जुड़कर ये नदी वेदावती कहलाती है। और पश्चिमी घाट से एक और नदी निकलती है, काली नदी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के डिगी गांव से निकलकर ये एक चाप यानी आर्क के आकार में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। नदियों के भूगोल में प्राकृतिक सीमाओं का भी बहुत महत्व है। जैसे समकोश नदी, ये उत्तरी भूटान से निकलती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच एक स्पष्ट प्राकृतिक सीमा बनाती है और अंत में असम बांग्लादेश सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। इसके अलावा महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है तेल नदी और ब्रह्मपुत्र की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी कपिली या कोपिली नदी का भी उल्लेख है। कामरूप नगर इसी कोपिली नदी के तट पर बसा है। लेकिन इन सब प्राकृतिक और जंगली नदियों के बीच हमारे स्रोत में एक शहरी नदी का भी बहुत रोचक उदाहरण दिया गया है, मुंबई की मीठी नदी। हाँ, मीठी नदी अर्बन ज्योग्राफी या शहरी भूगोल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब आमतौर पे हम सोचते हैं कि नदियां किसी ग्लेशियर या ऊंचे पहाड़ से निकलती हैं, लेकिन मीठी नदी का उद्गम बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये मुंबई में विहार झील के
अधिप्रवाह यानी ओवरफ्लो से शुरू होती है। जब बारिश में झील भर जाती है तो अतिरिक्त पानी इस नदी के रूप में बहने लगता है और सिर्फ 2 किलोमीटर बहने के बाद इसमें पोवई झील का ओवरफ्लो पानी भी आगे मिल जाता है और कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करके ये माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। मतलब ये ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से नहीं बल्कि कंक्रीट के जंगल में झीलों के ओवरफ्लो होने से बनी नदी है। तो आज के इस व्यापक अध्ययन को समेटते हुए हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि भूगोल कोई स्थिर विषय नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि नक्शे पर खींची गई रेखाओं के पीछे विज्ञान और इतिहास की बहुत गहरी कहानी काम कर रही है।